वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदीद। और इस वक्फे के दौरान हमें ज्वाइन किया जनाब शेख वकास अकरम साहब ने, वफाकी वजीर हैं, सीधे नेशनल असम्बली से आ रहे हैं, कोयटा की सूरत पे तकरीर करके आए हैं, बड़ी धुआंधार तकरीर की है, सुना आपने शेख वकास साहब। आपसे मैं बात करता हूं, लेकिन पहले हम कोयटा वापस चलते हैं, वहां पे बलोचिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला अकबर दुरानी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम हामिद साहब। जी दुरानी साहब, ये बताइएगा कि पिछले 10 साल से लश्कर जंगवी का नाम आ रहा है कि ये जो हजारा कम्युनिटी है उस पर हमले कर रही है। आपने इनके कुछ लोगों को पकड़ा, लेकिन वो फिर भाग गए सिक्योरिटी फोर्सेस की कस्टडी से। तो ये इतनी बड़ी नाकामी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी नाकामी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी नाकामी है, तो ये इतना बड़ा नाकामी का, बदनामी का दाग धोने में आप अभी तक नाकाम क्यों हैं? आमिर साहब, बिल्कुल आपने जिस तरफ इशारा किया उसमें जो भागे हैं वो भी सही है, लेकिन जो पकड़े हुए हैं उनको 42 साल की सजा भी हुई है एंटी टेररिस्ट कोर्ट से, और अभी भी वो बिहाइंड द बार्स हैं, उनकी वो ऑलरेडी वो है। और अब इस दौरान में भी जो आप महीना पहले जो एक धमाका हुआ था, उससे लेके अब तक हम कई ऑपरेशन कर चुके हैं, और एक एक रात में 32 टारगेटेड ऑपरेशन हुए हैं। उसमें कई लोगों को हमने पकड़ा। उससे ये हुआ कि ज़ाहिर है जो लोग पकड़े गए हैं उनके उसको आदाफ को नुकसान तो पहुंचा है, तो उसमें उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुख्तलिफ उस पर अटैक कर सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की थी जो इसमें से अगर उन्होंने 10 प्लान किए तो 9 नाकाम हुए, और ये एक अनफॉर्चुनेटली जो ज़ाहिर है दहशतगर्दी का वाक़या है। अकबर दुरानी साहब, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो बैंड आउटफिट्स हैं, लश्कर जंगवी है और कुछ प्राइवेट आर्मीज हैं, इनको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और कुछ जो पिछली हुकूमत के वुज़रा थे, ये इनको अपने एलाइज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं बलोच नेशनलिस्टों के खिलाफ, बलोच मिलिटेंट्स के खिलाफ। तो स्टेट इनको प्रोटेक्शन भी देती है। तो जब ये स्टेट के एलाइज हैं, कभी लश्कर जंगवी बन जाते हैं, कभी बलोच मुसल्ह दफा आर्मी बन के ये खुशदार में कार्रवाई करते हैं, कभी सहाफियों को मारते हैं, कभी अहले तशी को मारते हैं, तो ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इनको इस्तेमाल करना कब छोड़ेंगी? हामिद साहब, ये आपने दो चीज़ें एक सवाल में पूछी हैं। देखिए, जो बलोच मिलिटेंसी है वो एक अलग सब्जेक्ट है, और सेक्टेरियन बिल्कुल अलग है। अब अगर पॉलिटिशियन जो है, अगर वो कहते हैं कि वो उनके वोटर हैं, उस इलाके में हैं, तो वो ज़ाहिर बात है कोई माथे पे किसी के नहीं लिखा होता कि किसी बैन ऑर्गेनाइजेशन का है, ये वो है। और ये जहाँ तक बात एजेंसीज की है, तो ये हमारे यहाँ अक्सर एनालिसिस में ये कहा जाता है कि जी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप सोचें कि इतनी बड़ी दहशतगर्दी का वाकया हो, आप सोच सकते हैं कि कोई जीरो पाकिस्तानी या कोई फहम रखने वाला इंसान कभी ये सोच सकता है कि किसी बेगुनाहों को इस तरह मारे और वो उसका कोई रिवार्ड लेने की कोशिश करे? मुझे नहीं लगता कि ये किसी हवाले से भी कोई दुरुस्त हमारा का तजिया हो। ठीक है जी, आपका मौक़िफ़ ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर दुरानी साहब। शेख वकास अकरम साहब, आप नेशनल असम्बली से आ रहे हैं, और सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान अकबर दुरानी साहब कह रहे थे कि जी पॉलिटिशियन जो हैं वो उनके वोटर होते हैं, तो गोलमोल अल्फाज में कुछ उन्होंने कहा, कुछ आपको समझ आई? मैं इस पे रोशनी डाल के आया हूं। मैं इसी पे बात करके आया हूं, और बात बहुत आगे तक निकल गई। अगर कोई पॉलिटिकल एंटिटीज और पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इस मुल्क में इस वक्त ये सिलसिला मौजूद है, ये समझते हैं कि वो किसी जगह के ऊपर चंद वोट सिक्योर की खातिर इन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे और उससे इन लोगों के बच्चे भी बच जाएंगे और चंद एमएनएज और एमपीएस वहां पे आ जाएंगे, तो ये जुल्म है और ये होता है। और सियासतदान जो है, हर पार्टी के अंदर बैठे हुए सियासतदान जो है, इन लोगों को इनके वोट सिक्योर करने के लिए इनको वो रिस्पेक्ट और फैसिलिटेशन देते हैं, जिसकी वजह से आज चीजें यहां पे पहुंच गई हैं। और इस पे मैं बहुत खुल के बात करके आया हूं। क्या कहा, क्या आपने ये इतराफ किया है असेंबली में, या कभी आपने ये इतराफ किया है कि हमारे जो सियासतदान हैं और हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इन टेररिस्टों को प्रोटेक्शन देते हैं? देखें, जो हमारे सियासतदान हैं, इनमें तो मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूं कि इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एजेंसियों से, इदारों से बहुत ज्यादा ऊपर की है, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी अपनी जान छुड़ा के बैठ जाते हैं ना, हमें नहीं पता जी, एक और हुकूमत अंदर खाने चल रही है। ब्लडी अगर तुम्हें पता नहीं है तो छोड़ दो, सियासत भी छोड़ दो, इस्तीफे भी दो और घर जाके कोई और काम शुरू कर दो। इनको सब चीजों का पता होता है, ये उन चीजों के ऊपर बैठते हैं। ये आपसे और मेरे से प्राइवेट पर्सनल महफिलों में शेयर भी करते हैं, बट दे डोंट हैव गट्स टू कम अप एंड से कि वी हैव टू, हम इसको रोकना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल एतराफ करके आया हूं कि अगर हम इस तरह चलते रहे और हुक्मरानों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी में बैठे, हुक्मरान भी नहीं, सियासतदानों ने किसी भी पार्टी में बैठे हैं, अगर वो अपने बच्चों की जान बचाते रहेंगे, अपनी सीटें बचाते रहेंगे और कौम के बच्चे मरते रहेंगे, तो हमारे बच्चों का नंबर भी आने वाला है, फिर हमारे बच्चे भी बचने वाले नहीं है। सो इफ दे आर कमिंग टू किल योर चिल्ड्रन,
they must be killed before your children are killed. तो यू आर सेइंग कि इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए बाय फोर्स. यस, एक्सट्रीमिस्ट जो है ना जी, आप देखें एक्सट्रीमिस्ट का आप इट्स अ बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स. आप उसको समझा सकते हैं, बट जो अफगान इंटेलिजेंस से या उज़्बेक इंटेलिजेंस से या इंडिया से या पाकिस्तान के अंदर से ही किसी एजेंडे के ऊपर है और वो पैसे लेके आपके मेरे बच्चों को मारता है, तो उसका वही इलाज है जो उसके साथ होना चाहिए, और वो फोर्स के अलावा कुछ नहीं है. जब गवर्नमेंट्स अमेरिकन कहते हैं कि वी मस्ट हैव डायलॉग विद तालिबान, दे से इट आउट ऑफ डिफीट, क्योंकि जूते पड़ रहे हैं. जब हम भी ये कहते हैं कि हमें उनके साथ बैठना है, जिस तरह एएनपी ने बैठने की कोशिश की थी स्वात में, मगर दे वर रिजेक्टेड और फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ा. मुझे नहीं पता फौज, मुझे नहीं पता पुलिस, मगर जो हमारे बच्चों को मारता है उसको मार देना चाहिए. अच्छा, अब सलमान अशरफ आप कोयटा में मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मीर साहब. सलमान, यहाँ पे बड़ी जज्बाती बात की है. एक हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं शेख वकास अकरम के, जो हमारे बच्चों को मार रहा है उसको मार देना चाहिए. तो अब ये बताइए आप हमें कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो हज़ारा कम्युनिटी है, जो हज़ारा शिया हैं, इन पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं, और क्या ये बात दुरुस्त है कि अब ये यहाँ कोयटा से हिजरत करने पे मजबूर हो चुके हैं? जी, यहाँ पे जो ये हज़ारा कम्युनिटी को निशाना बनाए जाने का सिलसिला जो है तकरीबन 12-14 साल से ये जारी है, और बहुत लोग जो कोयटा जो काफ़ी तादाद थी यहाँ इनकी, अब ये यहाँ से माइग्रेट करके मुख्तलिफ न सिर्फ ये कि अंदरूने पाकिस्तान गए हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर कई लोग शिफ्ट हो गए हैं, कई फैमिलीज, और वो जो भी शिफ्ट हुआ है उसके फैमिली में बहुत से लोग जो हैं वो निशाना बने हैं. उसके बाद मजबूरन उन्हें ये इलाका छोड़ना पड़ा और वो जाके दीगर सूबों में और जो बैरून मुल्क हैं वो जाके आबाद हुए हैं. लेकिन अभी भी जब उनका यहाँ पे राब्ता होता है तो वो कोयटा को बहुत मिस करते हैं, और ये जो सूरत हाल है इस पे सद अफसोस के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते. सलमान, ये बताइए कि हज़ारा कम्युनिटी या दीगर लोग जो कोयटा से हिजरत कर रहे हैं, यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, जब ये अपने मकान, अपनी दुकानें, अपनी जायदाद फरोख्त करते हैं, तो वो कौन लोग खरीदते हैं उसको? मीर साहब, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ना सिर्फ ये कि हज़ारा कम्युनिटी बल्कि कोयटा शहर में जो टारगेट किलिंग के मुतादिद वाक़यात पेश आए, उसके बाद जब देखा गया कि लोगों के घरों में चिटें फेंकी गई, उन्हें धमकी आमेज लेटर लिखे गए, तो वो जो औने पौने दावों पे अपनी दुकानें, मकान या कारोबार बेच कर गए, तो उस दौरान भी पुलिस ने कार्रवाई की और कई प्रॉपर्टी डीलर्स जिसमें मुलविस पाए गए, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और फर्दर तफ्तीश उनके हवाले से की गई. इस हवाले से भी एक कंसर पाया जाता है, और लोग जो अपनी जान बचाने के लिए अपने लाखों रुपए मालियत की, करोड़ों रुपए मालियत की जो जायदाद है उसे औने पौने दामों यहाँ पे फरोख्त करके अपनी जान बचा के अपने बच्चों को बचाते हुए वो दीगर सूबों में या दीगर ममालिक की जानिब चले जाते हैं. और उसमें जो एक सबसे अहम फैक्टर देखा गया है कि यहाँ से जो ईरानी बॉर्डर के रास्ते इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसकी तादाद में भी इजाफा हुआ है, और कई दफा यह हुआ है कि दीगर ममालिक में जो कश्तियां डूबी हैं उसमें भी ज्यादातर यही हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान थे जो इस तरह गैर कानूनी तौर पर अपनी जान बचाकर यहां से गए हैं. अच्छा सलमान, हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो कुछ खवातीन मौजूद हैं, आप हमारी उनसे भी बात करवाएं. आप हमारे साथ रहिएगा. यार मोहम्मद रिंग साहब, हमें सलमान अशरफ ने बताया कि जो प्रॉपर्टी पे कब्जा है ये भी एक रीजन है. एक तो ठीक है ना, लश्कर जंगवी जो है वो किसी के कहने पे पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात फैलाने के लिए भी हमला कर रही है, लेकिन एक कोलैबोरेशन है मुख्तलिफ लोगों की और वो प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं. तो कौन कौन लोग हैं जो प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं, शामिल हो जाते हैं? देखें जी, मैं आपको एक मुख्तसर बात करना चाहता हूं, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का आधा हिस्सा तो है, मगर उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है और हर किसी को पता है कि कौन कहां बैठा और किस एरिया में बैठा है. आज इतने 117 आदमी कत्ल हुए, उनका कौन सा कातिल पकड़ा गया है? ये गलत बयानी करते हैं, चंद लोगों को पकड़ते हैं, रोडों से पकड़ते हैं, उनको एक दफा बताते हैं, टीवी मीडिया में आ जाता है कि जी इतने लोग पकड़े गए, इतने दर्जन लोगों को पकड़ा गया, मगर हकीकत में वो बेगुनाह होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, असल लोगों को पकड़ा नहीं जाता. दूसरी बात, आज हमारे होम सेक्रेटरी साहब ने यहां किया, इससे पहले भी यही होम सेक्रेटरी वहां पे मौजूद थे. क्या आज इखलाकी तौर पे सूबाई हुकूमत को यह नहीं चाहिए था कि उसको चेंज कर दिया जाता, या इखलाकी तौर पे वो खुद पाबंद नहीं था कि वो आज रिजाइन कर जाता? अच्छा, आप भी मगर मैं देखिए ना, मसला यह है सरदार साहब, मैं अर्ज करूं आपने, सर मेरी बात चीफ सुनिए. मिनिस्टर की तब्दीली का मुतालबा करते हैं, आप होम सेक्रेटरी की तब्दीली का मुतालबा करते हैं, लेकिन आप वहां पे कोर कमांडर या वहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो सूबाई सरबराह है या जो आईएसआई का सूबाई सरबराह है उसकी तब्दीली का मुतालबा नहीं करते. मैं अर्ज करूं आपको, क्योंकि आप उनसे डरते हैं. बिल्कुल डरते हैं हम, इसलिए कि हम बलोच हैं. अगर आज हम बैठ के एजेंसियों की बात करते हैं तो आप जैसे और
सैकड़ों जो है एंकर पर्सन आपके अखबार नवीस हमें कहेंगे कि आप जो है पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। हमारे ऊपर, आप एक पंजाबी हैं, आपके ऊपर ठप्पा देर से लगता है, हम पे जल्दी लगता है। हम एक लफ्ज अगर एजेंसियों के और इदारों के खिलाफ बोलेंगे तो हमें 2 मिनट में कहेंगे कि इंडिया के एजेंट हैं। शेख वकास साहब, शेख वकास साहब, लोग जो पेशावर के अंदर, जो कोयटा के अंदर मार रहे हैं लोगों को, वही लोग पंजाब में मौज कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि लश्कर जंगवी का हेड जो है वो पकड़ा जाता है एक छोटे से काउंट पे, जिस पे पकड़ा जाना है उस पे नहीं पकड़ा जाता, किसी एक्ट के ऊपर, ये छोटे मोटे जो एम्पलीफायर एक्ट होते हैं, इस पे पकड़ के आप उसको नजरबंद करते हैं, फिर आप उसको छोड़ देते हैं, अदालत उसको छोड़ देती है, फिर वो सऊदीया फ्लाई कर जाता है, फिर आपके इदारे हमें बताते हैं कि जी वो सऊदीया फ्लाई कर गया है, वहां सऊदीज जो हैं वो उसको पैसे दे रहे हैं और सऊदीज उसको अकोमोडेट कर रहे हैं पाकिस्तान में एक एंटी शिया लॉबी के तौर पे, फिर वो वहां से वापस आ जाता है। उसके बाद बिकॉज ही इज इन पोर्ट शेड्यूल, ही इज नॉट सपोज टू मूव विद इन पंजाब। आप छोड़ें, सब कुछ बलोचिस्तान में हो रहा है, मगर पंजाब में वो नहीं कर रहे, क्योंकि पंजाब में दे आर वेरी हैप्पी। वो एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, वो घर लेता है, वहां पे रहता है, वहां पे मुकामी लोगों को तंग करता है, फायर करता है, और वहां का डीपीओ जो है वो मुझे कहता है कि जी आप भी खत लिखें, मैं भी खत लिखता हूं, महीने के लिए इस पे पाबंदी करवाएं। साहब अपनी बात जरूर करें। अपनी नहीं लेकिन ये बताएं कि बलोचिस्तान में तो काफ लीग और पीपल्स पार्टी और जेयूआई और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत 4 साल रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब गवर्नर बलोचिस्तान जुल्फकार मक्सी साहब कह रहे हैं जी इंटेलिजेंस एजेंसीज नाकाम हो गई, अब खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं जी इंटेलिजेंस एजेंसीज नाकाम हो गई। मेरा सवाल आप सियासतदानों से यह है कि सियासतदान नाकाम हुआ, असलम रईसानी आपने उसको बदल दिया, आपने आज तक किस इंटेलिजेंस एजेंसी के सूबाई सरबराह या मरकजी सरबराह के खिलाफ कार्रवाई की? आप लोग इनसे क्यों डरते हैं? आप इनकी नाअहली का पर्दाफाश क्यों नहीं करते? देखें, जो मीर साहब जो डरते होंगे सो डरते होंगे, जिनके कोई स्केलेटन्स होंगे वो डरते होंगे। जिस आदमी की नाअहली है और जिसकी नाअहली की वजह से ये हुआ है वो उतना ही बड़ा गुनहगार है जितने गुनहगार वो हैं जिन्होंने इसको किया है। जो पिछला वाकया हुआ उसके बाद भी अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट नहीं किया तो ये उनकी नाकामी है। अगर उन्होंने रिपोर्ट किया है और वो जो अगले इडियट्स बैठे हैं जिन्होंने फिजिकली इसको इंप्लीमेंट करना है, अगर उन्होंने नहीं किया, जिस तरह वो अभी ये तकरीर करके गया यहाँ पे ये जो सेक्रेटरी था, अगर इसकी नाकामी है तो इसको भी भुगतना पड़े। बट दिस इज अबाउट टाइम, दिस इज टाइम फॉर एक्शन। कोई कहानी नहीं, कोई इंटेलेक्चुअलिज्म सेल नहीं करना। ये हमें मारते हैं, इनके पीछे जाना है, इनको पकड़ना है, और जो इनके पीछे हैं उनको भी बेनकाब करना है, चाहे वो हमारे अपने लोग हैं और चाहे वो अफगान इंटेलिजेंस है, चाहे वो अमरीकी है, चाहे वो हिंदुस्तानी है। अच्छा, एक सवाल करना चाहता हूं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। हम बात कर रहे थे कोयटा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी की। हर जगह पे ये नाकाम नहीं है। आप देखें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो पुलिस है और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने कई मरतबा दहशतगर्दों के हमलों को नाकाम बनाया है और वो अपनी जानें भी कुर्बान कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हर जगह पे ये नाकाम है, लेकिन जो बलूचिस्तान और खासतौर पर कोयटा है, यहाँ पे करप्शन और प्रॉपर्टी की बात आपने सुनी, प्रॉपर्टी और लैंड माफिया। और हमारा सवाल यह है कि आप लोग सहाफियों और सियासतदानों के टेलीफोन टेप करते हैं, उनकी नकलो हरकत पे आपकी नजर रहती है और बहुत गहरी नजर रहती है, लेकिन आप ये दहशतगर्दों को क्यों नहीं पकड़ सकते? और ये कोई बात हम ऐसे नहीं कर रहे। आपकी खिदमत में एक एविडेंस पेश करते हैं। पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफी अबसार आलम साहब, अभी चंद ही दिन पहले उनके पास 2 इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स गए और उनको कहा कि बाज आ जाओ, तुम किसी अहम शख्सियत के भाई के खिलाफ बड़ी बातें करते हो, अरसलान इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ तुम्हें कोई करप्शन के इल्जाम याद नहीं आते, भाइयों के खिलाफ तुम बड़ी बातें करते हो, तो हम तुम्हारी जो है ना टेलीफोन टेप चला देंगे, किसी सोशल मीडिया पे चला देंगे। जरा सुनिए अबसार आलम क्या बता रहे हैं आपको। जो लोग जिनकी जिम्मेदारी ये है कि इन दहशतगर्दों का पीछा करें, वो देखें कि ये लोग कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपनी तवज्जो, अपने रिसोर्सेज, अपना इक्विपमेंट जो है वो उन कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन मेरे जैसे लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में झांकने के लिए, प्राइवेसी में दाखिल होकर वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, किससे बातें कर रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें, उनमें वो पाकिस्तान की कौम का पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, पाकिस्तान की कौम का वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं। और मुझे डायरेक्ट बात की है और मेरा जवाब उनको यही था कि ब्लैकमेल नहीं होगा। तो अब दोबारा कोयटा चलते हैं, फिर शेख वकास साहब से बात करेंगे। कोयटा में सलमान अशरफ हमारी बात करवाएंगे, जो धरने में लाशों के साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करवाएंगे। जी सलमान, जरा ये खवातीन से पूछिए कि ये पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाह रही हैं? आप पाकिस्तानी कौम को क्या देना चाहेंगी? मैं साइमा खान
ہزارہ قوم کی بیٹی ہزارہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے ایک رکن ہونے کی حیثیت سے یہاں آپ سے مخاطب ہوں. کوئٹہ میں مقیم ہزارہ قوم اس پر ڈھائے جانے والے مظالم اور یہاں اس ظلم و بربریت کی داستان سے شاید ہی اہل وطن میں سے کوئی ناواقف ہو، بلکہ اہل وطن کو چھوڑ کے اب باقی مسلم ساری اور غیر مسلم قومیں بھی اس بات سے واقف ہو چکی ہے. اور چونکہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے، اگر یہ واقعی ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنی ایفیشنسی کو ڈکلیئر کرائے، دنیا کو باور کرائے کہ واقعی پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. یہاں آئے دن 14 مسلسل جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں یہ خاتون، یہ قوم کی بیٹے ہماری مسلمان بہن بالکل صحیح فرما رہی ہے شیخ وقاص صاحب کہ اب ایفیشنسی اب ہم کب دکھائیں گے جب وقت گزر جائے گا. چیزیں جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں کہ اب اگر ان کو سنبھالا نہ گیا، ہم پہلے ہی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. شیعہ سنی کے علاوہ بازاروں میں چلے جائیں، سڑکوں پہ چلے جائیں، ہم غیر محفوظ ہیں. نو میٹر کون کس پارٹی کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے. جو مرکز کے مخالف ہیں ان کے صوبوں میں کیا حالات ہیں وہ دیکھ لیں، مرکز کے کیا حالات ہیں وہ دیکھ لیں. یہ جو لوگ ہیں جو قوم کے مجرم ہیں، جو اسلام کے مجرم ہیں، جو اپنے آپ کو لشکر اور سپاہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور اس کے نام پہ تمام ایسے عناصر کو جو قبضہ مافیا ہے، جو ڈرگ لارڈز ہیں، جو کرائے کے قاتل ہیں، اور جو باہر کے ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے اسائنمنٹس لے کے آپ کے اور میرے اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں. اور میں ان کو اور میر صاحب اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب پوری قوم کو ان کے خلاف اکٹھا ہونا ہے. اور اکٹھا ہر آدمی نے بندوق نہیں اٹھانی، آپ اور میں ہر آدمی بندوق اٹھا کے ان کو مار نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، صرف کنڈیم کرنا ہے تاکہ آپ کے یہ حکمران، آپ کے یہ سیاستدان، آپ کے یہ ادارے، آپ کے یہ لوگ، آپ کو میں بتاتا ہوں یہ اس بات کے اوپر مجبور ہو جائیں کہ یہ بھی کہیں کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، اور جن کی آستینوں پہ سینکڑوں انسانوں کا اور مسلمانوں کا قتل ہے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اچھا جی، ہم نے آپ کو کوئٹہ میں دکھایا، کراچی میں دکھایا، اب آپ کو پنڈی لے کے چلتے ہیں. وہاں پہ ارشاد ہمارے نمائندے موجود ہیں. ارشاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشاد ذرا بتائیے گا کتنے لوگ ہیں اس وقت راولپنڈی میں، کون سی جگہ پہ کیا مظاہرہ ہو رہا ہے، ذرا ہمیں کراؤڈ بھی دکھائیں آپ. جی میر صاحب، اس وقت فیض آباد انٹرچینج پر موجود ہوں جہاں وحدت المسلمین کی جانب سے دیے گئے دھرنے کو تقریباً 8.5 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے، اور یہاں پر ایم کیو ایم کے 20 رکنی وقت نے بھی اس جو ہے دھرنے کو جوائن کیا ہے. اس کے علاوہ گو کہ اس دھرنے کو جب یہ شروع ہوا تھا 20 یا 25 ہی لوگ موجود تھے، لیکن اب جو ہے شام ڈلنے کے بعد شرکا کی بڑی تعداد یہاں پر اکٹھی ہو چکی ہے، اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جب تک سانحہ کوئٹہ کے ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی نہیں کی جاتی اور وہاں پر جو دھرنا جاری ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اب تک یہ دھرنا جاری رہے گا. اس کے علاوہ لیاقت باغ چوک میں بھی شیعہ علماء کونسل کی جانب سے جو صبح دھرنا دیا بہت گیا شکریہ تھا، ارشاد، بہت شکریہ. سردار صاحب مجھے ایک سوال ہے، چھوٹا سا جواب دیں. یہ جہاں پر بھی دھرنا ہو رہا ہے وہاں پر لشکر جھنگوی کے ساتھ ساتھ امریکہ مرد آباد کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اس کی وجہ تو شاید ان کے سوچ یہ ہوگی کہ ایک شیعہ کے خلاف پوری دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر ان کے لیے نفرت پائی جاتی ہے، اس نفرت کا وہ اظہار کریں. یہ ایک بڑا تاریخی کنیکشن ہے ان کا. آج سے 10-15 سال پہلے بھی ان کے لوگ جو پکڑے جاتے رہے اسپیشل برانچ کی طرف سے، میں بڑی ایجنسیز کی بات نہیں کرتا، تو ان سے امریکن ایمبیسیز کے لوگوں کے کانٹیکٹ، ان کے کریڈٹ کارڈز، ان کی ڈائریوں میں ان کے رابطے موجود ہیں. یہ لوگ کیونکہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، امریکہ پاکستان کے اوپر اپنے ایگزٹ سے پہلے ایک پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ پریشرائز سیٹ اپ کے ساتھ اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ فائنلائز کر سکے. اس کے لیے وہ 2-3 تماشے پچھلے 6 مہینے میں کر چکے ہیں. اور یس، امریکہ مرد آباد اس لیے ہے کہ امریکنز ہمیں کسی بھی طریقے سے مضبوط اور پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے. تاریخی شواہد موجود ہیں جہاں ان کے لوگوں کے پاس لشکر جنگی کے لوگوں کے پاس. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور کوئٹہ میں اور کراچی میں اور پنڈی میں ہمارے جو موجود نمائندے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میرے پاس وقت کم ہے، لیکن آج آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں کوئٹہ کے جو ہزارہ شیعہ برادری ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پورے پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں. پوری پاکستانی قوم اس وقت متحد ہے. پوری پاکستانی قوم اس وقت یہ چاہتی ہے کہ یہ دہشت گرد جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور پوری پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ صرف صحافیوں اور سیاستدانوں کی جاسوسی نہ کیا کریں. خدا کے واسطے یہ جو پاکستان کے اصل دشمن ہیں انہیں بھی پکڑ کر دکھاؤ تو ہم
तुम्हारे हक में कॉलम भी लिखेंगे, तुम्हारे हक में तकरीरें भी करेंगे, तुम्हारे हक में प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ करके तो दिखाओ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।